बेटा हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग के बारे में जान लिया था हमने, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया था। हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, हमने उनके बारे में भी वहां पे जाना था। चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने बहुत अच्छे से उसको कवर किया है बच्चे। आप जाके प्लीज उन सारी वीडियोस को पहले एक बार चेक कीजिए। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 के अंदर हमने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के बारे में फुल डिटेल नॉलेज दी है बेटा आपको। एक बार जाइए उस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4। ये हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर आपका है बेटा बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिकली बेस क्या क्या है, बेस हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, तो आज हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे चीजें गिवन है बच्चे, बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेस ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूं तो हमारे पास जो बेस है बेटा वो कितने, हमारे पास बेस दो ही है इसके बेटा। एक को हम बोलते हैं कैश बेस और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा एक्रुअल बेस। कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस, ये दो बातें हमारे पास, दो आपके पास बेसिस हैं। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और दूसरा आपके पास एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। आगे बेटा टॉपिक क्या है जो हमें इस चैप्टर के अंदर चीजें जाननी है बेटा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अगर बात करें तो ये चैप्टर बस आपको दो बातें बताता है कि बेस ऑफ अकाउंटिंग पहले तो है क्या। हमें पहले तो इसके ऊपर फोकस करना है कि ये चीज होती क्या है बेटा, बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। बेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद जो हमारे पास दो बेस हैं, जैसे कि कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस। तो कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस का मतलब क्या है, मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है, तो हम इनके बारे में जानेंगे कि कैश बेस कैसे हमारी अकाउंटिंग अफेक्ट करता है, वहीं हमारे पास एक्रुअल बेस किस तरह से हमारी अकाउंटिंग अफेक्ट करता है। इसके बाद बेटा हमें जानना है डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये जो दोनों मेथड्स हैं, कैश बेस बोलूं मैं, चाहे मैं बोलूं एक्रुअल बेस, कैश बेस या फिर हम बात करते हैं एक्रुअल बेस की, तो इन दोनों के बारे में हमें अब जानकारी लेनी है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये चैप्टर बस इतने में ही आपका खत्म है बेटा। इसमें आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद कैश बेस, एक्रुअल बेस होते क्या हैं, और फिर इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, और फिर हम करेंगे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जिससे कि आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी। पर एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग, पहले आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। चैप्टर 2 जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की है, अगर आपको बेसिक टर्म्स में प्रॉब्लम आएगी तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो पहले उन सारे लेक्चर्स को कवर अच्छे से करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसकी। तो हमें इसके बारे में आज जानकारी लेनी है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है इनकी बेटा। ठीक है, यस सर। तो हम बात करते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक कलर मैच क्यों नहीं हो रहा है इससे बेटा, हम पहले कलर देख लेते हैं एक बारी। हाँ ये सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्या क्या इसके महत्व है, क्यों ये जरूरी है बेटा हमारे लिए, पढ़ना क्यों है बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड बाय बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब यहाँ पे टाइम से है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यहाँ पे टाइम से बेटा। टाइम जैसे कि हम जो भी अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं बेसिकली 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च तक चलती है, 31 मार्च तक। तो यहाँ पे बेस है, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने जो जो अर्न किया है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आपका क्या मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। तो बेस, अब हम बात करते हैं आगे बच्चे। दिस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिपेंड ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है आपका बेस के ऊपर। अब बेस क्या है, बेस हमने कौन सा अडॉप्ट किया बच्चे। तो बेस अभी हमने बात की कि हमारे पास दो ही टाइप के बेस हैं, हमारे पास बेटा दो ही टाइप के बेसिस हैं, दो ही टाइप के बेटा हमारे पास बेसिस हैं। पहला बेस बेटा हमारे पास है, फर्स्ट बेस है हमारे पास कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड बेस है बेटा हमारे पास एक्रुअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कैश बेसिस के नाम से भी जानते हैं और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम पे भी जानते हैं। दो टाइप के बेस होते हैं बेटा, ध्यान रखना बस आप लोग।
पहले हमने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बेटा बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग उसका मेथड कौन सा अडॉप्ट करने वाले हैं, मेथड कौन सा अडॉप्ट करेंगे। तो उसके लिए दो टाइप के बेस आते हैं हमारे पास, पहला आता है कैश बेस, दूसरा आता है आपका एक्रूअल बेस। कैश बेस एक्रूअल बेस के ऊपर हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो इनके दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हमारे पास हैं यहाँ पे, जैसे कि बड़े ध्यान से देखना बच्चे, लेट रेंट ऑफ 10,000 फॉर द मंथ मार्च, मार्च मंथ के लिए इज पेड इन अप्रैल। ध्यान देना बच्चे, आपने जो रेंट पे किया है वो मार्च का है, पेड इन अप्रैल। ध्यान देना, मैं दो बातें बोल रहा हूं यहाँ पे। आपने रेंट पे किया है मार्च का, आपने रेंट पे किया है मार्च का, लेकिन जो पे किया है आपने कब, वो अप्रैल में किया है। मेरी बात फिर से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने रेंट पे किया है मार्च मंथ का, देखिए पे कब किया बेटा आपने, अप्रैल में, मतलब एक महीने बाद पे किया है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस से हम इन दो बेसिस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे क्या बोलना चाहता है बेटा। कैश बेस क्या कहता है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन अप्रैल। कैश बेस कहता है इसको अप्रैल में रिकॉर्ड करो, व्हेन वी पेड दिस एक्सपेंसेस, जब हमने ये वाले एक्सपेंसेस पे किए हैं, जब हमने ये वाले एक्सपेंसेस पे किए हैं। हमने एक्सपेंस कब पे किए, अप्रैल में, तो हमें कब रिकॉर्ड करने चाहिए कैश बेस के अकॉर्डिंग। ये कैश बेस बेसिकली ये बोलता है आप पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब आ रहे हैं तब रिकॉर्ड होगा, पैसे कब जा रहे हैं तब रिकॉर्ड होगा, पैसे का आना और पैसे का जाना ही रिकॉर्ड होगा इसमें, ठीक है। वो कब इनकर्ड हुए, कब वो एक्चुअल में हुए थे हमारे, चाहे वो पेड हो चाहे वो पेड ना हो। एक्रूअल का बेस बेटा, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग तो आपने एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा है, हमने तीन टाइप के पढ़े थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको एक्रूअल के बारे में बताया था, वही आपका एक्रूअल कंसेप्ट यहाँ पे भी है बेटा एप्लीकेबल। सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एक्रूअल बेस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन मार्च। ये कब रिकॉर्ड होगा बेटा, ये मार्च मंथ में रिकॉर्ड होगा, जब ये क्या हो गए थे इनकट, जब ये हो गए थे हमारे पास, भले हमने पे किए या फिर पे नहीं किए, बट रिकॉर्ड कब हो जाएंगे, ये आपके अप्रैल मंथ में ही रिकॉर्ड हो जाएंगे, ये आपके अप्रैल मंथ में ही रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के बेस होते हैं, पहला होता है बेटा आपके लिए कैश बेस, दूसरा होता है एक्रूअल बेस। अब जैसे ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने मार्च मंथ का रेंट है लेकिन पे कब किया, अप्रैल में, तो हमारा एक्रूअल बेस कहता है ये इंकर्ड कब हुआ था, मतलब ये कब हुए थे खर्चे आपके, एक्चुअल में खर्चे हो कब गए थे, तो ये खर्चे हो गए थे हमारे मार्च मंथ में, ठीक है। तो वो एक्रूअल बेस कहता है कि भाई इसको मार्च में ही रिकॉर्ड करो, भले आपने पेमेंट कभी भी की हो, भले आपने पेमेंट कभी भी की हो, पर ये मार्च मंथ में रिकॉर्ड होंगे। वहीं दूसरे हम बात करते हैं क्या बेटा, अगर मान के चलिए कैश बेस की, अगर मैंने रेंट पे किया है मार्च की जगह अप्रैल में, तो मैं अप्रैल मंथ में ही इसको रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी, यस सर, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, छोटी सी बात मैंने बताई कि भाई क्यों पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिस कितने हैं बेटा हमारे पास दो टाइप के बेसिस, हमने इसके बारे में जान लिया, ओके। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा बेटा, अब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज है बच्चे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। अभी हमने जान लिया कि दो टाइप की अकाउंटिंग के बेस होते हैं, कैश बेस, दूसरा होता है एक्रूअल बेस। कैश बेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैश बेस क्या बताता है, क्या डिफाइन कर रहा है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब आप पैसा रिसीव करोगे और आप पैसे पे करोगे तो ही आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, ओके। सेकेंड हम बात करते हैं व्हाट इज रेवेन्यू। बट रेवेन्यू आप सबने पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि भाई देखिए, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैं स्टेशनरी के बिजनेस में बुक्स, नोटबुक, कॉपी, किताब, कुछ भी बेटा मैं सोल्ड आउट करता हूं, उससे जो मेरे पास रेवेन्यू आएगा, उससे जो मेरे पास पैसे आएंगे, सॉरी, उससे हमारे पास जो पैसे आएंगे उसे हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे, उसे हम लोग रेवेन्यू वर्ड बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, रेवेन्यू वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जो पैसे मेरे पास आएंगे मैं उसे रेवेन्यू बोलूंगा, ठीक है, पक्का, ओके। वही हम बात करते हैं सेकंड बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस तो खर्चे होते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग जो बेटे हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे, वो एक्सपेंसेस को हमें व्यय वर्ड यूज करेंगे, व्यय, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को यूज करेंगे खर्चे, ठीक है। वैसे आप लोग हो जितना हो सके अपने आपको इंग्लिश के साइड पे रखना, रीजन क्या है बेटा, बाद में वर्ड्स में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप हिंदी में अगर आप मान के चलिए कोई भी वर्ड पढ़ते हो
तो आपको शायद वो हिंदी में ही मेमोराइज हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में देख लोगे एक बारी तो चीजें ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएंगी। हाँ मतलब देख सकते हैं आप लोग, मतलब देख लीजिए उसका, लेकिन यह है कि ज्यादातर आप इस साइड पे रहना। एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, जो बिजनेस का एक नॉर्मल रनिंग खर्चा होता है, जो बिजनेस को चलाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर जो खर्चे जिससे आपके बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल एसेट जुड़ जाता है, मतलब जिसमें आपके पास एक अच्छा खासा कोई एसेट आ गया है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है वर्ड, क्या होता है, एक्सपेंडिचर वर्ड होता है। वही हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, जो बिजनेस का इनकम है। यहां पे लिखा गया रेवेन्यू इज द रिकॉर्ड व्हेन कैश रिसीव, जब पैसे मिल जाएंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। वहीं खर्चे कब रिकॉर्ड होंगे, व्हेन कैश पेड, जब खर्चे आप पे कर रहे हो, जब एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए तो आप रिकॉर्ड करोगे। तो की सीधी बात यहां पे जब तभी रिकॉर्ड होगा कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस के अंदर, जब वो पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, ये इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो है। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें तभी कोई भी चीज रिकॉर्ड होगी जब आपके पास पैसे आ रहे हैं मींस इनफ्लो, जब आपके पास पैसे जा रहे हैं मींस आउटफ्लो। सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है यहां पे, difference between total cash revenue and total cash expenses give profit or loss for the accounting period। भाई इसी से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, तो मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं अपने लिए। कैश बेसिस के अंदर अगर आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बताना चाहते हो तो आप बोलोगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आ रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट है, अगर ये अमाउंट माइनस में आ रहा है तो कंपनी को लॉस है। अगर ये अमाउंट आपका प्रॉफिट में आ रहा है, अगर ये अमाउंट आपका प्रॉफिट में है तो पक्का ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगा। वहीं अगर ये अमाउंट आपका डिफरेंस करने के बाद नेगेटिव में आ गया मींस लॉस है। भाई नेगेटिव में कब आएगा, जब खर्च ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा, तो नेगेटिव में आएगा तो लॉस होगा। वहीं अगर प्रॉफिट है तो रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चे कम है। ठीक है, तो ये कौन सा बेस है बेटा, ये हमारे लिए कौन सा बेसिस है बेटा, ये हमारे लिए कैश बेसिस है। क्या है बच्चे, हमारे लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट मैंने बताया आपको कि भाई जो इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा इस तरह से आएगा। अब बात की जा रही है इसमें नो एडजस्टमेंट आर मेड फॉर। अब इसमें कौन कौन सी चीजों को एडजस्ट नहीं करते, भाई इसमें कैश बेस है, इसको किस चीज से मतलब नहीं, पैसा आ रहा है तो ठीक है रिकॉर्ड होगा, पैसा जा रहा है तो ठीक है रिकॉर्ड होगा, बस ये इतना बोलता है। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट पास नहीं होती, कोई एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट कौन सी है, हमें बता दी 4 एडजस्टमेंट है। पहली नंबर 1 फर्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने सर्विसेज तो ले लिए, गुड्स तो आपने बाय कर लिए, बट आपने पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट नहीं की, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। क्या है बच्चे, आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। लेकिन कैश बेस बोलता है मतलब नहीं भाई, पैसे जब मैं दूंगा तभी रिकॉर्ड करूंगा, पैसे जब मैं लूंगा तभी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, पैसे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने पैसे पहले पे कर दिए, पैसे आपने पहले पे कर दिए। सर पैसे दिए तो आपने वर्ड बताया था कि पैसे अगर देगा तो रिकॉर्ड होगा। हाँ मैं कब मना कर रहा हूं, पैसे आपने दे दिए तो आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन वहां पे ना इसको एडजस्ट नहीं करोगे। प्रीपेड मतलब होता है कि आपने पहले पे कर दिया, अभी सर्विसेज ली भी नहीं आपने उनसे, अभी तक आपने गुड्स भी बाय नहीं किए, गुड्स नहीं खरीदे, नहीं आपने सर्विसेज उनसे लिए हैं। जब सर्विस भी नहीं ली और गुड्स भी नहीं खरीदे, आपने पहले पे कर दिए, तो क्या ये सही है अकाउंटिंग वाइज? हम इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं कि गलत है। इसी वजह से हम लोग जो हम एडवांस में पे कर, जो हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं उसे हम बोल देते हैं प्रीपेड। किस नाम से वर्ड यूज करते हैं, प्रीपेड। लेकिन कैश बेस को मतलब नहीं है, वो सिर्फ बस सिर्फ पेमेंट हो गई है वो रिकॉर्ड कर देगा, पेमेंट हो गई है उसको रिकॉर्ड कर देगा। ध्यान यहां तक। पॉइंट नंबर थर्ड एक्रूअल इनकम। एक्रूअल इनकम क्या है बच्चे, एक्रूअल इनकम बेसिकली आपने पैसे, ध्यान देना यहाँ पे, एक्रूअल का मतलब यहाँ पे जो एक्रूअल वर्ड क्या वो यूज हो रहा है। सर आपने 2 बेस बताए थे, एक बताया था कैश बेस, एक बताया था एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस बताया था, एक्रूअल इनकम नहीं बताया बेटा। एक्रूअल इनकम का मतलब होता है आपने अर्न तो पैसे कर लिए, पैसे आपने अर्न कर लिए बट आपको रिसीव नहीं हुए। आप कहीं पे जॉब करते बच्चे और उन्होंने आपको सैलरी 2 मंथ से नहीं दी, तो 3rd मंथ में क्या वो आपको सैलरी देंगे, तो आपको मन में तो क्या होगा, हाँ पैसे मिलेंगे, 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली। सपोज करो 1 मंथ की आपको सैलरी नहीं मिली, ठीक है, तो क्या 2nd मंथ में आप उस पैसे का वेट करोगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग। किस नाम से? एक्रूअल इनकम, पैसे हमारे हैं बकाया, वो आएंगे। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको, इस वर्ड को यूज करते हैं बकाया। आप क्या बोलते हैं, हमारा बकाया पैसा है, बकाया पैसा। बकाया मींस एक्रूअल इनकम। क्या है? एक्रूअल। लेकिन
डबल एंट्री सिस्टम के अंदर तो बेटा हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम इसको एक्रोल के नाम पे रिकॉर्ड कर रखता है ताकि मैं भूल ना जाऊं मेरे पास ये एसेट है। एक तरह का एक्रोल इनकम बेटा एसेट्स होते हैं, क्योंकि पैसे अभी आने हैं, पैसे अभी आएंगे हमारे पास, बिजनेस के अंदर पैसे अभी आने बाकी हैं। तो एक्रोल इनकम भी आपके पास एक वर्ड है, पर ये कभी एडजस्ट नहीं होता क्योंकि पैसे आए नहीं अभी तक। फोर्थ में क्या बच्चे, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपको पैसे पहले रिसीव हो गए, आपको पहले ही पैसे रिसीव हो गए। सर ये क्या बात होती, पहले पैसे मिल गए? अरे मिल गए, किसी ने पैसे देने थे, उसने पैसे दे दिए, हमने उसको रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि पैसे आ रहे थे, रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन क्या इसके लिए अभी तक हमने सर्विसेज दी हैं? हमने क्या उनको गुड्स बेच दिए? नहीं बेचे, ना हमने गुड्स बेचे ना सर्विसेज दिए। तो इस सिनेरियो के अंदर, इस केस के अंदर हम उस इनकम को एज अ डबल एंट्री सिस्टम या फिर एक्रूअल बेस के अंदर हम उसको कभी भी इनकम ना मान करके इनकम रिसीव इन एडवांस मानते हैं, और ये प्योर लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है आपके लिए? प्योर लायबिलिटी। ये आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है? प्योर लायबिलिटी। ये आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है? प्योर एसेट्स। ये आपके लिए क्या है? एसेट्स, आपने पहले ही पे कर दिया पैसा। आउटस्टैंडिंग क्या है? प्योर लायबिलिटी। तो इसका मतलब दो एसेट दो लायबिलिटी, बिल्कुल आप ऐसे मान सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ठीक बच्चे। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देना, जो हम बात करने वाले हैं यहां पे, यूज्ड इन दिस सिस्टम इज कॉमनली फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जितने भी खर्चे यहां पे रिकॉर्ड होते होंगे वो सब किस बेस पे होते होंगे? कैश बेस पे होते होंगे। वो सारे खर्चे आपके कैश बेस पे रिकॉर्ड होते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारा क्या है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। चैरिटेबल ट्रस्ट ये हो सकते हैं, स्कूल जितने भी होते हैं वो भी इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लब ये भी इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। थ्रू देयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ध्यान देना बेटा, इसमें एक अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एनपीओ जितने भी बनते हैं, जो जितने भी आपके एनजीओ होते हैं, मैंने एनपीओ वर्ड इसलिए बोला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है। वही हम बात करते हैं, इसके अंदर तीन टाइप के आपके अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको जान के हैरानी होगी, पहले हमारी 11th क्लास में हुआ करता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं सॉरी, ये है आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और तीसरा इसमें बनता है क्या? फिर आपकी सीधा सीधा बैलेंस शीट, सीधा सीधा आपको बनाता है इसमें बैलेंस शीट। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि अच्छा इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता होगा, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मली, मतलब कॉमनली इसी के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं कैश बेसिस को, या फिर जो आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो वो भी करते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए, ये भी इसको ऐसे मतलब इसी टाइप से सिस्टम को मानते हैं कि ठीक है पैसा आ गया तो ठीक है रिकॉर्ड होगा, ठीक है पैसा आ गया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आया तो रिकॉर्ड फिर हम लोग कैसे करने वाले? नहीं, सिंपल सी बात है, इनको बस कैश से मतलब है। किससे मतलब बच्चे? कैश से मतलब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा? एक्सपेंसेस। यहां पे वर्ड है एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टमेंट नॉट कंसीडर। अब कौन कौन से वर्ड को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए बट नॉट पेड। इनकर्ड तो हो चुके हैं, हो गए खर्चे लेकिन पे नहीं हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे करना है। हम लोग पहले सर्विसेज इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग पहले बिजली का यूज कर लेते हैं, उसके बाद बेटा हम अपना बिल आता है फिर हम उसको पे करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अभी हमें पे करना है, लेकिन कैश बेसिस को रिकॉर्ड नहीं करता। वो जब पेमेंट करेगा तभी रिकॉर्ड करेगा, जब वो पेमेंट पास करेगा तभी इसको रिकॉर्ड करेगा, जब वो पेमेंट करेगा तभी रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? पेड इन एडवांस, आपने पहले पैसे दे दिए, पहले ही पैसे दे। प्रीपेड जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, आप इंश्योरेंस हमें ऐसे देते हो, आप अपने मोबाइल का मोबाइल का जो बिल है, जो भी आप मोबाइल को अपना रिचार्ज कराते हो वो भी आपके लिए प्रीपेड है। आपने सर्विसेज अभी नहीं लिए हैं लेकिन आपने पैसे पहले ही पे कर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रूअल इनकम। अर्न बट नॉट रिसीव, कमा तो लिया लेकिन पैसे आपको रिसीव नहीं हुए। तो इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एफडीज, ठीक है, एफडीज पे जो भी पैसा होता है अभी आपको मिलेगा पैसा, हो आपने आपके पास अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो खाली इनकर्ड हो चुका है, ठीक है। जैसे आपने 1 साल की एफडी कराई बेटा, तो 1 महीने बाद पक्का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तो 1 साल की आपने एफडी कराई है, तो आपको तो 1 साल बाद पैसे आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आपके लिए क्या इंकर्ड हो चुका है। 2 महीने बीत गए तो एफडी को, तो 2 महीने का इंकर्ड हो गया। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे 1 साल होगा, 12 महीने जैसे बीतेंगे आपके अकाउंट के अंदर आप देखोगे, चेक करोगे तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका होता है, ठीक है बच्चे। यस सर। ऐसे बात करते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, रिसीव बिफोर इट अर्न, आपने कमाया नहीं उससे पहले आपको रिसीव हो गया।
इसको क्या बोलते हैं? रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस। मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर। तो कुछ आपके लिए एग्जांपल्स है, कुछ आपके लिए एग्जांपल्स है, और मैंने साथ साथ आपको यही बताया कि हम लोग इसको कहां कहां पे यूज करते हैं बेटा, तो हम इसको यहां पे यूज करते हैं प्रोजेक्ट WHY के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस, एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। कैश बेसिस के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इसके बारे में कुछ अच्छी बात भी जानते हैं, कुछ इसकी बेकार भी बातें भी। बेटा एडवांटेज क्या है बेटा इसकी? नंबर वन, फर्स्ट जो इसकी एडवांटेज बहुत बहुत सही है। फर्स्ट एडवांटेज है बेटा इसकी, ये सिंपल है। कैसा बच्चे? बहुत सिंपल है। सेकंड क्या बेटा? इजी है। पहला तो बहुत सिंपल है, दूसरा क्या बेटा? ये बहुत इजी है, ठीक है। नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट। जो भी हमने बात की ना 4-5 एडजस्टमेंट्स के बारे में, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट पास नहीं हो रही। क्यों भाई? इजी तो है फिर ये भाई, सिंपल सिंपल इसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। पैसा आ रहा तो रिकॉर्ड होगा, पैसा जा रहा तो रिकॉर्ड होगा, खत्म बात। तो इसमें ये इजी और सिंपल है, इजी और सिंपल है। पॉइंट नंबर 2, मोर ऑब्जेक्टिव। कैसा बेटा? ये मोर ऑब्जेक्टिव है। कैसे? फेवर एस्टिमेट्स और जजमेंट्स इन्वॉल्व। इसमें बहुत कम एस्टिमेट और बहुत कम जजमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि पेमेंट आ रही है तो आप आपके पास रिसिप्ट आ रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आपके पास से खर्चे जा रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, खत्म बात। बहुत कम इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, बहुत कम। तभी से हमने बोला सिंपल और इजी। नेक्स्ट केस में मोर ऑब्जेक्टिव है, हमारे पर्पस के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जब भी हमें कोई जल्दी जजमेंट लेनी है तो हम तुरंत ले सकते हैं इस अकाउंटिंग के बेसिस पे, कैश बेसिस के अकाउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, सुटेबल फॉर द कैश बेस्ड एंटरप्राइजेस, कैश बेस्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। वर्क वेल फॉर स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल डीलिंग मोस्टली इन कैश। भाई जो मोस्टली डीलिंग जो जितनी भी होती है वो सब इसी को यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, अगर बेटा आपकी डेयरी शॉप है तो बेटा आपको वहां पे क्या आप किसी को उधार पे सामान बेचोगे? हम बोलेंगे नहीं। तो उस सिनेरियो के अंदर कैश बेस हो गया। सपोज करो बेटा हम लोग वेजिटेबल सेलर्स हैं, हम लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर भी क्या हम लोग कैश बेसिस के अंदर चलेंगे, ठीक है। मतलब जो ऐसे बिजनेसेस जिसपे सपोज आपके बेटा डॉक्टर का बेटा आपका क्या बोलता है क्लिनिक है, डॉक्टर का कोई बेटा क्लिनिक होगा तो वो भी कैश बेसिस के अंदर ही चलेगा। रीजन, उसके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, उन्होंने उनका क्या ट्रीटमेंट किया, बदले में पैसे लिए। अभी वो ये थोड़ा ना कि उन जितने पेशेंट्स होंगे उनके नाम पे एक अकाउंट बना देंगे, आपका उधार हो गया। नहीं नहीं नहीं, उन्हें कैश बेस से मतलब है, ठीक है। कितने रुपए आपके पास, दे जाओ जाओ, सिंपल सी बात है। तो कैश बेस क्या है बच्चे? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, अब इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज है। नंबर 1, डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, क्या ये एक्यूरेट पिक्चर देता है बेटा? आप कहोगे नहीं सर, ये कौन सी पिक्चर दे रहा है बेटा हमें? ये हमें पिक्चर दे रहा है इनएक्यूरेट। कौन सी पिक्चर दे रहा है बच्चे में? इनएक्यूरेट दे रहा है, ठीक है। किस चीज की? प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता ही चलेगा, आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता ही नहीं चलेगा। सपोज करो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर का, डॉक्टर के पास कुछ पेशेंट आए, लगभग 10 पेशेंट आए, डॉक्टर की फीस है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज है, 10 पेशेंट आते हैं तो 10,000 रुपीज होते हैं। उनमें से 4 पेशेंट ने पैसे नहीं दिए थे, 4 पेशेंट ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ कितने पेशेंट ने पैसे दिए? 6 पेशेंट ने पैसे दिए। अब 4 पेशेंट को तो उसने लिखा ही नहीं, डॉक्टर्स ने उन 4 पेशेंट का नाम ही नहीं मेंशन किया कहीं पे, सिर्फ 6 पेशेंट्स का नाम मेंशन करके अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि भाई मेरे पास 6,000 रुपीज आए हैं, ओके। अब कल मान के चलिए 2 दिन 3 दिन बाद वो पेशेंट आते हैं और उसको पेमेंट करके चले जाते हैं, तो पैसे तो वो ले रहा है ना बेटा तब भी, लेकिन क्या उसको उस दिन का प्रॉफिट एंड लॉस पता चला? नहीं। सपोज करो किसी मंथ में उसके पास कुछ पेशेंट आए, उन्होंने पैसे नहीं दिए और उसके 2 या 3 महीने बाद वो पैसे आके पे कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? जिन्होंने पेमेंट उसको बाद में दी है, बाद में जिस मंथ में उनको पैसा रिसीव होगा उस मंथ में तो इनकम ज्यादा आएगी, और जिस मंथ में उन्हें पेमेंट नहीं मिली थी डॉक्टर को, उस मंथ में डॉक्टर की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो क्या इससे प्रॉफिट एंड लॉस कभी इजीली पता लग पाएगा? क्या एक्यूरेट पता चलेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्नोर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्रूअल इनकम। इनको हम कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते, सही बात है, तभी तो हम बोलते हैं कैश बेस, तभी तो 2 टाइप के बेस बने। अगर रिकॉर्ड कर रहे होते तो एक ही बेस होता ना बेटा आज भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, वॉयलेट द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब जैसे मैंने अभी बात की, भाई जिस मंथ में खर्चे हुए उसी मंथ के आपके पास मतलब जिस मंथ में आपकी इनकम हुई है उसी मंथ में आपके खर्चे रिकॉर्ड होने चाहिए, लेकिन आपने इनकम कहां रिकॉर्ड की? नेक्स्ट मंथ में जाकर के, जब आपके पास पेमेंट आई थी। तो क्योंकि हम चल रहे हैं कैश बेस पे, पेमेंट जब आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट जब आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, तो मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे वॉयलेट हो जाता है, ठीक है।
डज नॉट मैच इनकम विद एक्सपेंसेस इन सेम पीरियड में कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाते। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सर यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इनके बीच में कभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते इनके बीच में। तो अगर मान के चलिए इन दोनों के डिफरेंस करना है बेटा आपको, तो फिर तो हमें एक्रूअल बेस को अपनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बात कर रहा है इट कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट अक्रॉस अकाउंटिंग पीरियड। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, ज्यादा जानकारी आपको रिसीव नहीं पाती, इनकंसिस्ट अपने आप पे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम चलते हैं आगे, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जितनी चीजें अभी अब तक हमने पढ़ी उन सब के बेसिस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे पहले। तो न्यूमेरिकल क्या है बच्चे हमारे पास? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, नाम मेंशन है बेटा, हेड कैश सेल, कितने रुपए की उन्होंने कैश सेल की है? 3,90,000। तो कैश सेल रुपीज 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स 1,60,000। बेटा क्रेडिट सेल हुई कितने की? 1,60,000। आपने कैश सेल कितने की है? 390, क्रेडिट सेल की है कितनी? 160। ओके, हिज एक्सपेंसेस कितने कितने एक्सपेंसेस है? 2,70,000। टू 270 के बेटा आपके पास एक्सपेंसेस हैं, आउट ऑफ विच 80,000 आर नॉट येट पेड। 80,000 अभी तक आपने पे नहीं किए थे। ये आपने पे नहीं किए हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है बेटा? फाइंड अमित इनकम कितने कौन से वाले पीरियड के अंदर? 24-25 में। फॉलोइंग द कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, आपको क्या फॉलो करना है? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल है बच्चे, ध्यान देना, जितनी मैंने इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी है बेटा, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो पहली बात, हमने अभी थोड़ी पहले क्या बताया था? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो टोटल रेवेन्यू क्या है बच्चे हमारे पास? टोटल रेवेन्यू क्या है? ध्यान देना, वो भी कैश, ओनली कैश। यहां पे ध्यान रखना मेरी एक बात को, ओनली कैश, इसको ध्यान रखेंगे, ओनली कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश। तो पहला कैश क्या है हमारे पास? ये रिसीव हो रहा है, फर्स्ट कैश हमारे पास ये रिसीव हो रहा है। तो ओनली कैश, कैश सेल कितने की है? 3,90,000, 3,90,000। नेक्स्ट बेटा क्या हमारे पास? सर इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्योंकि बेटा ये कौन सी सेल है? ये है क्रेडिट सेल। क्या है बच्चे? क्रेडिट सेल। इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पैसे कहां है हमारे पास? पैसे आने चाहिए ना, मेन तो मेन है पैसे आने चाहिए, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा? एक्सपेंसेस, टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने में? टोटल एक्सपेंसेस 270, जिसमें से 80,000 आर नॉट पेड, आर नॉट पेड, अभी पे नहीं किया आपने। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पे एक्चुअल कैश पेड 2,70,000 में से जो आपने पे किया है, आपने जो पे नहीं किया, आपने जो पे नहीं किया बच्चे, तो दिस माइनस दिस, तो ये होता है लगभग लगभग 1,90,000, 1,90,000। तो हमने जो एक्चुअल में कैश पेड किया है, एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ बेटा हमारे पास, वो हुए हैं 1,90,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा, तो आप सब बता सकते हैं कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हमारे।
तो ये आएगा बेटा आपका 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख रुपीज। तो ये आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है, क्या है आपका एक्चुअल में उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है। और हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट होता है, अगर ये नेगेटिव में आएगा तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट ये क्या है बेटा हमारे बिजनेस के लिए भी, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। कितने रुपए प्रॉफिट है 2 लाख का। मेरी बात यहां तक समझ में आप लोग को? यस सर। तो ये एक न्यूमेरिकल, छोटा सा एक न्यूमेरिकल था जिसे हमने कोशिश की है सॉल्व करने की। आपको भी समझ में आएगा बच्चे। तो ऐसे आप अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे बेटा।